नैना तुम्हारा पास्ट क्या था यह जानने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। जो बीत गया सो बीत गया, मैं उसके बारे में जानकर क्या करूँगा। और वैसे भी अपना तो एक ही उसूल है, जो बीत गया उसको देखकर रो नहीं और भविष्य की सोचकर चिंता में मत घुलो। बल्कि जो है आज है, अपने वर्तमान को पूरी तरह से जियो। वरना फिर वही हमने यह नहीं किया, हमने वह करना चाहिए था, बाद में सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। निहाल अपने उसी मस्तमौला अंदाज में नैना को अपना उसूल समझाते हुए बोला। लेकिन निहाल, मेरी बात को समझो, मैं अपने भावी जीवन की शुरुआत किसी दुराव छिपाव से नहीं करना चाहती। जो बात तुम्हें दूसरों से पता चले उसको मैं तुम्हें खुद ही बताना चाहती हूँ। बाद में यही छोटी छोटी बातें आगे जाकर जीवन का सुख चैन छीन लेती हैं। नैना उसे समझाते हुए बोली। नैना, इतने दिन से तुम मेरे साथ हो, क्या तुमने मुझे इतना ही जाना? क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूँ जो दूसरों की सुनकर तुम पर शक करे? और वैसे भी नैना, क्या बताना चाहती हो तुम? यही कि तुम्हारा पहले किसी लड़के से अफेयर या संबंध था, किसी कारण तुम्हारा रिश्ता टूट गया। बोलो, यही कहना चाहती हो ना? अगर हाँ, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अरे यार, एक उम्र में अट्रैक्शन होना एक आम बात है। और फिर आजकल तो शादी से पहले ना जाने कितने रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन जो अंजाम तक पहुँचे वही सच्चा जीवन साथी। बताओ, इसके अलावा कुछ और बात है या बस यही? नैना को निहाल की बात सुन बहुत ही हैरानी हो रही थी। जो उसके लिए कहना एक पहाड़ सा था, उसने कितनी सरलता से उसकी समस्या को हल कर दिया। इतना बड़ा दिल, उसे यह तो पता था निहाल नेक दिल इंसान है, लेकिन यह नहीं पता था कि जिसे वह अपने जीवन साथी के रूप में देख रहा है, उसे उसके इस तरह के अतीत को जानने के बारे में भी कोई दिलचस्पी नहीं। यहाँ तक कि अगर इस तरह का उसका कोई अतीत रहा है तो इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नैना फिर भी उसे अपने अतीत के बारे में बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। उसने एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। निहाल, प्लीज़ एक बार। अरे यार, तुम लड़कियों की सुई एक ही बात पर क्यों अटकी रहती है? मिट्टी डालो अपने पास्ट पर और आज के और अभी के खूबसूरत पलों का आनंद लो। मेरी सड़ो होने वाली पत्नी साहिबा, कहकर निहाल जोर से हंस पड़ा। और उसके ऐसे बेफिक्री से हंसता देख नैना की भी टेंशन दूर हो गई और वह मुस्कुरा उठी। 15 दिन पंख लगाकर बीत गए। कल नैना व निहाल की वापसी थी। रात को दोनों अपनी पैकिंग कर रहे थे कि तभी निहाल का फ़ोन बज उठा। फ़ोन देखकर निहाल परेशान हो गया और उसने फ़ोन को बीच में ही काट दिया। लगातार कई बार फ़ोन आया और उसने हर बार फ़ोन काट दिया। नैना को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि निहाल कभी ऐसा करता नहीं। वह तो अनजान कॉल को भी ज़रूर रिसीव करता है। क्या बात है निहाल, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? रॉन्ग नंबर है। पता नहीं कंपनी वाले कितनी बार दिन में फ़ोन करते हैं। अब किस किस का फ़ोन उठाऊं? निहाल नैना की बात टालते हुए बोला। निहाल, तुम्हें झूठ नहीं बोलना आता। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी ज़ुबान साथ नहीं दे रहे। कंपनी वालों का फ़ोन देखकर तुम इतना परेशान क्यों हो? अभी नैना निहाल से बातें कर ही रही थी कि फिर से निहाल का फ़ोन बज उठा। निहाल फ़ोन काटता उससे पहले ही नैना ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। फ़ोन पर माँ लिखा था। निहाल, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन है। फिर तुम उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों बार बार उनके फ़ोन को इग्नोर कर रहे हो? बस ऐसे ही कहते हुए निहाल फिर से पैकिंग करने लगा। फिर से फ़ोन बजा। नैना ने निहाल को फ़ोन रिसीव करने के लिए आंखों ही आंखों में समझाया। ना चाहते हुए भी निहाल ने फ़ोन उठा लिया और फ़ोन लेकर वह बाहर आ गया। मम्मी, एक ही बात को कितनी बार समझाऊं? मैं नहीं आ सकता। आपने माफ़ कर दिया होगा, लेकिन मैं नहीं। मैं आपके जितना महान नहीं मम्मी। पैसों की कमी क्या है? पापा को बड़े से बड़े डॉक्टर को हायर करो या फिर घर में ही हॉस्पिटल खुलवाओ, लेकिन प्लीज़ आगे से उनके लिए मुझे फ़ोन मत करना। कहकर निहाल ने फ़ोन काट दिया। निहाल, क्या बात है? तुम अपनी मम्मी से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और तुम्हारे पापा बीमार हैं तो उन्हें देखने क्यों नहीं जा रहे? बताओ निहाल, क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? नैना निहाल को परेशान देखकर खुद भी परेशान थी। वह उसकी परेशानी बांटना चाहती थी, लेकिन निहाल बोला। नैना, क्या करोगी तुम? जानकर छोड़ो। तुमने क्या किया था मेरी परेशानी जानकर? और तुम ही तो कहते हो कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, और अब तो हमारा रिश्ता दोस्ती से आगे पहुंच गया है। मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हारा दुख बांट सकूं? जानना ही चाहती हो तो सुनो, मेरे पापा बीमार हैं। शायद आने वाला कोई भी दिन उनके जीवन का आखिरी दिन हो। मेरे पूजनीय पिताजी की इच्छा है कि मैं चाहे 2 घड़ी के लिए ही सही, लेकिन उनके पास आ जाऊं। मुझे जी भरकर देखना चाहते हैं वो। कहते हुए निहाल का चेहरा भावहीन था। निहाल, तुम्हारे पापा बीमार हैं और इतने बीमार कि उनका आखिरी समय, और तुम
तुम्हारा यह रवैया, अनजान का दुख भी तुमसे नहीं देखा जाता और अपने पिता के प्रति तुम ऐसे कैसे भावहीन हो सकते हो, बताओ निहाल। नैना हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो आदमी जो दुनिया की नज़रों में मेरा पिता है, वास्तव में पिता कहलाने के लायक नहीं। जिस समय मुझे एक पिता की ज़रूरत थी, उस समय वे किसी दूसरी औरत के साथ अय्याशियों में। कहते हुए निहाल का गला रुंध गया। नैना ने जल्दी से पास रखे जग में से उसे एक गिलास में पानी डाल कर दिया। पानी का घूंट भरने के बाद वह पास पड़े सोफे पर बैठते हुए बोला, जब से होश संभाला अपनी माँ को खून के आंसू रोते देखा। पैसा पैसा फेंक मेरे पापा ने अपने सारे कर्तव्यों में आग लगा दी। पिता का मेरी परवरिश में इतना बड़ा योगदान है, उन्होंने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की, कभी मुझे अपनी गोद में नहीं बैठाया। मेरी माँ के सारे हक छीन कर उस दूसरी औरत को, और उस औरत ने अपना मतलब निकाल उन्हें धक्के देकर अपने जीवन से निकाल दिया, जिसका उन्हें इतना सदमा लगा कि वह बिस्तर पर आ पड़े। मेरी माँ को, जिन्हें उन्होंने हमेशा हीन नज़रों से देखा, उनके अधिकार दूसरी औरत को सौंप दिए। आज वह मेरी माँ उनके सारे गुनाहों माफ़ कर उनकी सलामती की दुआ के लिए रोज़ मंदिरों में माथा रगड़ रही है। लेकिन मैं अपनी मम्मी जैसा महान नहीं। मैं उस आदमी की मरते दम तक सूरत नहीं देखना चाहता। अपनी आंख में आंसुओं को छुपाने के लिए निहाल उठकर खिड़की के पास चला गया। आज नैना को पता चला कि बात बात पर इतना हंसने खिलखिलाने वाला निहाल वास्तव में अपनी हंसी के पीछे अपने दुखों को छुपा रहा था। निहाल, तुम अपने सीने में इतना दर्द दबाए बैठे थे और किसी ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। कोई कोशिश करता भी कैसे, तुमने अपने चेहरे पर खुशी का झूठा नकाब जोड़ रखा था। नैना कुछ सोचते हुए निहाल के पास गई और उसके चेहरे को पढ़ते हुए बोली, निहाल, तुम अपनी मम्मी के लिए जी रहे हो ना? अपनी मम्मी की खुशियों से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ नहीं। यही कहा ना तुमने कि तुम्हारी मम्मी ही तुम्हारा सब कुछ है। तो निहाल, उस माँ की खुशी के लिए ही तुम्हें एक बार अपने पापा से मिलने जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? नहीं जाऊंगा मैं, निहाल लगभग चिल्लाते हुए बोला। निहाल प्लीज़ शांत हो जाओ। इस समय तुम्हारी मम्मी अकेली हैं, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। अपने पापा के लिए ना सही, अपनी मम्मी के लिए उनके पास चलो। उन्हें एक सहारे की ज़रूरत है। क्यों उन्हें इस दुख में अकेले छोड़ रहे हो? प्लीज़ निहाल, मेरी बात मान जाओ। निहाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया और उधर नैना अपना लैपटॉप खोल उस पर जल्दी जल्दी उंगलियां चलाने लगी। सुबह उन दोनों को विदा करते हुए नैना के मम्मी पापा बहुत ही भावुक हो गए थे। उन दोनों को अकेला छोड़कर जाने का दिल तो नैना व निहाल का भी नहीं था, लेकिन क्या करें, नौकरी भी ज़रूरी थी और दूसरा निहाल के पापा की बीमारी, जिसका उन्होंने अभी नैना के मम्मी पापा से जिक्र ही नहीं किया था। दोनों ने जल्दी ही दोबारा आने का वादा कर उनसे विदा ली। एयरपोर्ट पर बेंगलुरु जाने वाली फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होते ही नैना उठकर खड़ी हो गई। चलो निहाल, हमारी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। बेंगलोर? लेकिन हमें तो, निहाल हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं निहाल, अभी हमारा बेंगलुरु तुम्हारे मम्मी पापा के पास जाना ज़रूरी है। और तुम अकेले नहीं जा रहे, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। और हाँ, रात को ही मैंने राघव को छुट्टी आगे बढ़ाने की मेल कर दी थी। नैना की बात सुन निहाल के चेहरे पर फिर से परेशानी की लकीरें खिंच गई। नैना, मैंने तुम्हें बताया था ना, उसके बाद भी क्या निहाल, तुम्हारे पापा ने जो तुम्हारे साथ किया, ज़रूरी है तुम भी उनके साथ वही करो। फिर उनमें और तुम्हारे में क्या फ़र्क रह जाएगा? उनका आखिरी समय है निहाल, आखिरी समय में तो दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं, और वह तो तुम्हारे पिता हैं। और वैसे भी मैंने कहा ना, वहाँ तुम अपने पापा के लिए नहीं, अपनी मम्मी के लिए जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी की खुशियाँ तुम्हारे पापा की खुशियों से जुड़ी हुई हैं। चाहे तुम इससे लाख इनकार करो, लेकिन सच्चाई यही है। नैना की बात सुनकर निहाल कुछ नहीं बोला। वैसे भी कल से वह बहुत परेशान था और इस परेशानी के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। फिर कुछ सोचते हुए वह नैना से बोला, नैना, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? बेकार में परेशान हो जाओगी। नहीं निहाल, मेरा तुम्हारे साथ चलना ज़रूरी है। इस समय जो तुम्हारी मानसिक स्थिति है उसमें तुम्हें मेरी ज़रूरत है। और फिर अब तुम्हारी सारी परेशानी मेरी भी तो है। एक साथ मिलकर ही हमें जीवन के सुख दुख बांटने हैं, तो उसकी शुरुआत अब से ही क्यों ना करें? नैना निहाल का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए बोली। उसकी बात सुन निहाल ना चाहते हुए भी मुस्कुरा उठा।
2 घंटे बाद ही दोनों बेंगलुरु शहर में थे। निहाल ने अपने घर के लिए कैब बुक कर दी और लगभग आधे घंटे बाद कैब एक आलीशान बंगले के सामने जाकर रुकी। थकावट के कारण नैना की आंख लग गई थी। निहाल ने उसे धीरे से जगाया तो वह आंखें खोलते हुए बोली, निहाल तुम्हारा घर आ गया क्या? दोनों ने कैब से उतरकर अपना सामान निकाला। नैना चारों तरफ नज़र घुमाते हुए बोली, कौन सा है तुम्हारा घर? अभी वह कुछ कहती उससे पहले ही बंगले का गेट खुल गया और गेट कीपर ने जैसे ही निहाल को देखा, खुश होते हुए उसने नमस्कार किया और जल्दी से उन दोनों के हाथ से सामान लेकर अंदर चला गया। चलो नैना, ये तुम्हारा घर है निहाल? नैना ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, निहाल ने बुझे मन से कहा। सुनकर नैना को धक्का लगा। उसे अपने कानों और आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह ठगी सी खड़ी वहाँ कभी निहाल को तो कभी उस बंगले को देख रही थी। क्या बात है नैना, तुम खड़ी क्यों हो? चलो ना अंदर। हाँ, कह नैना भारी कदमों से निहाल के पीछे पीछे चल दी। बंगले के आगे एक बड़ा सा बागीचा था जिसे पार कर वह एक बड़े से गेट के आगे पहुंची। गेट पर एक 50-55 साल की अधेड़ महिला खड़ी थी। उन दोनों को देखते ही उसकी आंखें खुशी से छलक पड़ी और आगे बढ़कर उसने निहाल को गले से लगा लिया। निहाल ने उनके पैर छूने के बाद नैना को बताया, नैना यह मेरी माँ है और मम्मी यह है नैना, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। यह सुन नैना जैसे ही उनके पाँव छूने लगी, निहाल की मम्मी ने उसे अपने गले से लगा लिया और दोनों के सिर पर ही प्यार से हाथ रख दिया। वह दोनों को अंदर ले जाते हुए बोली, मुझे पता था बेटा तुम ज़रूर आओगे, मुझे पूरा यकीन था। चल जल्दी से चल, देख तेरे पापा कब से तेरी राह देख रहे हैं। निहाल की मम्मी उतावली सी होते हुए बोली, मम्मी अभी तो आया हूँ, मिल लूँगा उनसे। निहाल ने रूखे स्वर में जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं भी कितनी पागल हूँ, मेरा बेटा इतनी दूर से सफ़र करके आया है। तू बैठना, मैं अभी तेरे लिए, मतलब तुम दोनों के लिए, तेरे फेवरेट उत्पम बना कर लाती हूँ। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तेरी पसंद की सारी चीज़ों को बना कर रख लेती। वैसे तूने फ़ोन न करके अच्छा ही किया, फिर तुझे अचानक देख जो खुशी अब मिली है वह कैसे मिलती। निहाल की मम्मी खुशी में बावरी सी हो लगातार बोले जा रही थी। नहीं मम्मी, आप परेशान मत होइए, हम नाश्ता करके आए हैं। निहाल उनका हाथ पकड़ अपने पास बैठाते हुए बोला, वह तो सफ़र के दौरान पच गया होगा ना बेटा, तू रुक, मैं अभी आई। उसकी मम्मी फिर से उठने की कोशिश करते हुए बोली, मम्मी कुछ देर बैठो मेरे पास, मैं अभी यहीं हूँ, जो बनाकर खिलाना है बाद में खिला लेना। लेकिन बेटा ऐसे कैसे, तू इतने दिनों बाद आया और मालकिन कहाँ है, इतना परेशान हो रही है? ये लो, हम ले आए अपने मुन्ना के लिए उसके मनपसंद उत्पम। अब आप दोपहर का खाना बनाकर खिलाइएगा इसे। एक बुजुर्ग महिला हाथ में नाश्ते की ट्रे पकड़े हुए सामने खड़ी थी। उसे देखते ही निहाल मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते शांता आंटी, कैसी हो आप और घर में सब कैसे? निहाल दोनों हाथ जोड़ उन्हें नमस्कार करते हुए बोला, आप सबकी कृपया से सब मज़े में है मुन्ना, तुम सुनाओ तुम कैसे हो? और ये बिटिया? शांता ने टेबल पर नाश्ता रख दोनों हाथ जोड़ते हुए पूछा। माँ और आप सबके आशीर्वाद से मैं भी अच्छा हूँ शांता आंटी, और यह मेरी दोस्त नैना है, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। नैना, ये शांता आंटी हैं, जब मैं छोटा था तब से ही ये यहाँ काम करती हैं, बिल्कुल माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। निहाल नैना को शांता के बारे में बताते हुए बोला। सुनकर नैना ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़ नमस्ते की। जुग जुग जियो बिटिया, शांता अपने दोनों हाथों से उसे आशीर्वाद देते हुए बोली। इतनी ही देर में निहाल की मम्मी ने उन सब के लिए चाय डाल दी और उत्पम प्लेट में रखते हुए बोली, लो बच्चों जल्दी से खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। क्या आंटी आप वैसे ही परेशान हुए? मैं अभी मम्मी को कह रहा था कि हम खा कर आए हैं। मुन्ना, तुम्हारी भूख हमें पता है, थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हें भूख लग जाती है, और फिर यह तो उत्पम है, खाई का पता भी ना चलेंगे। खाकर बताओ ना कैसे बनाए हैं। निहाल ने एक टुकड़ा तोड़ खाते हुए इशारे से शांता को बहुत अच्छे बने हैं कहा। सुनकर शांता का चेहरा खिल गया। अच्छा मुन्ना, तुम लोग खाओ, मैं और बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, यह काफ़ी है, आप बिना, चलो आप भी बैठो हमारे साथ और चाय पियो। नहीं नहीं मुन्ना, तुम लोग खाओ पियो, मैं जाकर रसोई में काम देखती हूँ, कहते हुए शांता किचन में चली गई। नाश्ता करते हुए दोनों माँ बेटे एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। बीच बीच में निहाल की मम्मी नैना से भी बातचीत कर रही थी, जिसका जवाब नैना हाँ हूँ में ही दे रही थी। नाश्ता पानी से निपटने के बाद निहाल की मम्मी ने एक बार उसे फिर से अपने पापा से मिलने के लिए कहा, जिसे सुनकर निहाल के चेहरे पर फिर से तनाव उभर आया। यह देख नैना ने उसे आंखों ही आंखों में
बस एक बार अपने पापा से मिलकर आने की मनुहार की। अपनी मम्मी और नैना के आगे निहाल को ना चाहते हुए भी अपने पापा से मिलकर आने के लिए उठना ही पड़ा। वह भारी कदमों से अपनी मम्मी के साथ उनसे मिलने के लिए चल पड़ा। मिलना तो नैना भी चाहती थी, लेकिन इस समय उसने उन दोनों के साथ जाना उचित नहीं समझा और वह वहीं बैठी रही। अपने पिता के कमरे तक जाते हुए निहाल के मन में बचपन की कड़वी यादें, जिन्हें वह पिछले 4-5 सालों से भुलाने की कोशिश करने में थोड़ा सा कामयाब हुआ था, फिर से फन उठाकर खड़ी हो गई थी। जिसकी पीड़ा उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। उसने एक बार अपनी माँ की तरफ देखा, एक सुकून सा था उनके चेहरे पर। साथ ही एक आस भी थी कि अब उनकी मांग का सिंदूर बना रहेगा और उसकी आयु लंबी हो जाएगी। बेटे के रूप में शायद वह अपने पति के लिए संजीवनी लेकर जा रही हैं। ओ माँ, तुम इतनी महान कैसे हो सकती हो? कैसे भूल सकती हो कि उस आदमी ने तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया? जिस प्यार पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक था, उसे तुम्हारे होते हुए दूसरी औरत को सौंप दिया। तुम्हारे आंसुओं की, तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे समर्पण की कभी उसने रत्ती भर भी परवाह न की। और तुम हो कि उसे मौत के मुंह से खींच कर लाना चाहती हो। क्यों माँ, क्यों? क्या सिर्फ तुम्हारी मांग का सिंदूर बना रहे इसलिए, या तुम अब भी उसे उसी देवता की तरह पूजती हो जिसे कभी पहले मन में उठते तूफानों से लड़ता हुआ? निहाल कब अपने पिता के कमरे में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। सुनिए, आंखें खोलिए, देखो तो कौन आया है। अपनी माँ की खुशी से खनकती आवाज़ सुन उसकी तंद्रा टूटी, तो उसकी नज़र सामने बिस्तर पर लेटे उस व्यक्ति पर पड़ी जो दुनिया की नज़रों में उसका पिता था। उसने ना चाहते हुए भी एक सरसरी सी नज़र अपने पिता पर डाली और उन्हें देख वह एकदम से चौंक गया। बीमारी ने क्या हालत कर दी थी उनकी? क्या ये वही 6 फुट लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा इंसान था जिसके काले घने बाल, नीली आंखें हर किसी को अपनी तरफ एक बार ज़रूर आकर्षित करती थी? सभी उन्हें मुड़कर एक बार ज़रूर देखते। वह खुद भी तो अपने पिता का प्रतिरूप था। बचपन से लेकर जवानी तक सब निहाल की तुलना उसके पिता से ही करते आए थे। वैसे ही लंबा चौड़ा कद और घने काले बाल। हाँ, आंखें नीली नहीं बल्कि माँ की तरह काली थी। जब जब कोई उसकी उसके पिता से तुलना करता था, उनकी बातें निहाल के सीने में नश्तर की तरह चुभती थी। आज वही आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी, जिसे अपने रंग रूप पर घमंड था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में मृत्यु शैया पर लेटा अपने आजीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। निहाल की माँ ने प्यार से अपने पति के माथे पर हाथ रखा और धीरे से उनके कान के पास जाकर निहाल के आने की सूचना दी। निहाल का नाम सुन उसके पिता के मर्द शरीर में मानो चेतना लौट आई हो। उनके चेहरे पर अनेक भाव आ जा रहे थे और आंखें खुलने के लिए फड़फड़ाने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने किसी तरह अपनी आंखें खोली और अपनी पत्नी की तरफ देखा। निहाल की माँ ने मुस्कुराते हुए निहाल की तरफ अपनी उंगली कर दी। उसके पिता ने उस तरफ देखने के लिए हल्की सी गर्दन घुमाई और सामने निहाल को खड़ा देख उसे पहचानने की कोशिश करने लगे। बीमारी से धुंधली पड़ चुकी उनकी आंखों में उस प्रतिरूप को देख मानो फिर से रोशनी लौट आई हो। वह अपनी आंखों को फैलाकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगे और कुछ ही पलों में उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। निहाल, निहाल। अपनी पूरी शक्ति को समेट उन्होंने निहाल को पुकारा। अपनी डबडबाई आंखों से वह एक बार पत्नी को तो एक बार निहाल को देखते, फिर दोनों हाथों को आगे कर वह उसे अपने पास बुलाने का इशारा करने लगे। लेकिन निहाल, वह तो बुत बना अपनी जगह पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वह उस कमरे में था ही नहीं और उसने कुछ सुना ही नहीं। निहाल के पिता ने इशारे से अपनी पत्नी को निहाल को उसके पास बुलाने के लिए कहा। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पत्नी ने हाथ के इशारे से उन्हें तसल्ली रखने के लिए कहा और उठकर निहाल के पास आई। उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, निहाल, 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 बेटा देख तो तेरे पापा कब से तुझे बुला रहे हैं। चल उनका आशीर्वाद ले ले बेटा। एक बार उनके पास, कहते हुए निहाल की मां निहाल का हाथ पकड़ लगभग ज़बरदस्ती उसे खींचते हुए उसके पिता के पास ले आई और फिर उसका हाथ उसके पिता के हाथों में देते हुए उसे पलंग पर बैठने का इशारा करने लगी। निहाल के पिता उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कितनी देर तक उसे सहलाते रहे, फिर इशारे से उसे अपने और करीब बुला उसके सिर पर प्यार से हाथ रख फफक फफक कर रो पड़े। यह देख निहाल की मम्मी उन्हें संभालते हुए बोली,
आज तो खुशी का दिन है, संभालिए अपने आप को। आज आपका बेटा कितने सालों बाद आया है। ऐसे शुभ दिन आंसू नहीं बहाते। मुझे पूरा यकीन है अब आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, है ना? वह अपने पति के चेहरे को प्रेम से निहार कर तसल्ली देते हुए बोली। आंसू उनकी आंखों से अब भी अनवरत बह रहे थे। निहाल के पिता ने अपनी पत्नी को इशारे से उन्हें बैठाने के लिए कहा। आप बैठेंगे? निहाल के पिता ने हाँ में गर्दन हिला दी। निहाल की माँ अपने पति को बैठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन चाहकर भी वह उन्हें अकेले नहीं संभाल पा रही थी। माँ को परेशान होता देख निहाल ने अपने पिता की कमर पर अपना एक हाथ रखा और दूसरी बाजू से सहारा दे उन्हें बैठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके पिता का शरीर अब केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था, जो बिना सहारे के शायद ही बैठ पाए। इसी कोशिश में निहाल अपने पिता के बहुत करीब आ गया और उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से अपने कमज़ोर हाथों से अपने बेटे को गले से लगा लिया। यह सब निहाल के लिए अप्रत्याशित था, लेकिन पिता के सीने से लगते ही निहाल के अंदर उनके प्रति जो कड़वाहट भरी थी, उनका पितृत्व स्पर्श पाकर अमृत में बदलने लगी थी। वह उसके पिता थे, खून का रिश्ता था उन दोनों का। यह बात झुटलाई तो नहीं जा सकती थी। यह उसके पिता की वही मजबूत बाहें थी जिनमें कभी वह झूला झूलता था और कितनी जिद करता था उन्हें अपने कंधे पर बैठाने की। याद है उसे, उस औरत के चंगुल में फंसने से पहले उसके पिता उसे कितना प्रेम करते थे। हाँ, आज वही पितृत्व प्रेम का प्रसाद उसे इतने सालों बाद फिर से नसीब हुआ। प्रसाद तो कभी ठुकराया नहीं जाता। कहते हैं ना कि ऐसा करने से पाप लगता है। कितनी ही देर तक बाप बेटा एक दूसरे के गले मिल मन में पड़ चुकी सख्त गांठों को प्रेम की उष्मा से सुलझाते रहे। फिर अचानक उसे अपने पिता के बाजुओं की पकड़ ढीली होती महसूस हुई। जब तक वह कुछ समझता तब तक उसके पिता एक तरफ लुढ़क चुके थे। घबराने की कोई बात नहीं निहाल, तुम्हारे पापा ठीक हैं, डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद। निहाल वे उसकी माँ की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन भाई साहब, फिर ये अचानक से बेहोश। निहाल की मम्मी किसी तरह अपने आंसुओं को रोकते हुए बोली। देखिए भाभी जी, इनकी हालत आपसे छुपी नहीं है। इंसान जीना ही ना चाहे तो फिर कोई दवा कैसे काम कर सकती है? शरीर कमज़ोर हो चुका है। ज़्यादा खुशी व सदमा इस हालत में नाकाबिले बर्दाश्त है। लगता है निहाल से मिलने की खुशी इनका कमज़ोर शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया। और लेकिन अब सब सही है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में ही इन्हें होश आ जाएगा, कहकर डॉक्टर निहाल को इशारा कर कमरे से बाहर निकल आया। निहाल अपनी मम्मी को वहीं कुर्सी पर बैठा डॉक्टर के पीछे तेज कदमों से बाहर चलाया। अंकल, आप कुछ कहना चाहते हो? निहाल ने प्रश्नवाचक नज़रों से अपनी फैमिली डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ बेटा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। नहीं नहीं अंकल, आप कहीं ना, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो बेटा, मैं यह डॉक्टर की हैसियत से नहीं, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग की हैसियत से कह रहा हूँ। इतने सालों से तुम सबको जानता हूँ और इस घर से मिले अपनेपन के कारण ही कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। बेटा, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं है, और मुझसे क्या, यह तो सबको ही पता है। बस मैं पुरानी बातों को कुरेदना नहीं चाहता। अपनी माँ के लिए कुछ दिन यहाँ रुक जाओ। सारी जिंदगी उसने अकेलेपन का दर्द सहा है। इस उम्र में आकर ईश्वर ने उसकी सुनी है, तो क्या तुम नहीं चाहते दोनों का साथ बना रहे? लेकिन उसके लिए तुम्हारा कुछ दिन तुम्हारे पापा के पास रहना ज़रूरी है। उन्हें दवाओं की नहीं, दुआओं और तुम्हारे प्यार व हमदर्दी की ज़रूरत है। वरना तुम समझ रहे हो ना, देखा अपनी माँ की आंखों की चमक व चेहरे की खुशी, बस उसी खुशी को कायम रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और सब तो ईश्वर के हाथ में है। निहाल इतनी देर से डॉक्टर की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर बाहर निकल गए। निहाल फिर से अपने पापा के कमरे की तरफ मुड़ा ही था कि तभी उसे नैना का ख्याल आया और दूसरे कमरे की ओर चल दिया। देखा तो नैना बेचैनी से कमरे में चहलकदमी कर रही थी। निहाल को देखते ही वह थोड़ी बेचैन होते हुए बोली। क्या बात है निहाल, डॉक्टर क्यों आए थे? अंकल जी की तबीयत सही है? हाँ, वह सही हैं। अचानक से बेहोश हो गए थे, इसलिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। निहाल ने घड़ी की तरफ देखा। नैना, 4 बजने को आए। तुमने खाना खाया? नहीं निहाल, अभी मुझे भूख नहीं। क्या मैं अंकल से मिल सकती हूँ? निहाल कुछ सोचते हुए बोला। अभी तो वह बेहोश हैं, फिर भी चलो, क्या पता। नैना ने आगे कोई सवाल नहीं किया और निहाल के साथ उसके पिता के कमरे की ओर चल दी। अभी वह कमरे से निकले ही थे कि एक नौकर उन्हें बुलाने आ गया। छोटे साहब, जल्दी चलिए, मैम साहब आपको बुला रही हैं। उसकी बात सुन किसी अनहोनी की आशंका से निहाल के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वह लगभग भागते हुए अपने पापा के कमरे की ओर चल दिया।
नैना भी तेज कदमों से उसके पीछे पीछे उसी दिशा में चल पड़ी। जब वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा निहाल की मम्मी उसके पापा से बातें कर रही थी। नहीं नहीं निहाल अभी नहीं गया, यहीं है, आप थोड़ा शांत हो जाइए, वह तो बस डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने गया है, अभी बुलाने भेजा है ना, आता ही होगा। निहाल व नैना जल्दी से अंदर गए। मम्मी क्या बात है, पापा ठीक है ना? उसकी मम्मी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसके पापा की तरफ देखते हुए बोली, लो आ गया। आपको तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बेटा तेरे बाहर निकलते ही इन्हें होश आ गया था और जब से लगातार तेरे बारे में ही पूछ रहे हैं। निहाल के पापा ने इशारे से निहाल को अपने पास बैठने के लिए कहा। निहाल उनके पास बैठ गया तो उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए बोलने के लिए प्रयास करने लगे, लेकिन कमजोरी के कारण उनकी आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। अपनी असमर्थता के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने पापा की ऐसी दयनीय हालत देख निहाल की आंखें भी भर आई, लेकिन किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए वह बोला, पापा मैं यहीं हूँ अभी, अब जल्दी से सही हो जाइए, तभी जाऊँगा। यह सुन उसके पापा के चेहरे की मुस्कान एकदम से गायब हो गई और उन्होंने निहाल के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया, मानो कह रहे हो कि अब मत जाना, कभी मत जाना, हमें छोड़कर मत जाना। निहाल उनके मनोभाव समझ रहा था। उसने उन्हें तसल्ली देने के लिए हाँ में सिर हिला दिया। तभी उसके पापा की नज़र पास खड़ी नैना पर गई और उसकी तरफ गौर से देखते हुए निहाल की मम्मी से इशारों में कुछ पूछा। नहीं जी, निहाल की पत्नी नहीं, दोस्त है, दोनों साथ काम करते हैं। सुनकर निहाल के पापा ने इशारों ही इशारों में निहाल से कुछ कहा, जिसे समझते हुए निहाल शर्माते हुए बस मुस्कुरा भर दिया। नैना को अपने पास बुलाकर उन्होंने निहाल व नैना के सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। बाप बेटों की इशारों इशारों में क्या कहा सुनी हुई, जरा हमें भी तो समझाना। निहाल की मम्मी दोनों की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। अच्छा मम्मी, खाने का समय हो रहा है, मैं यहीं खाना मंगवा लेता हूँ, सब साथ में बैठकर खाएंगे, बहुत दिनों बाद आज पूरा परिवार एक साथ खाना खाएगा। निहाल नैना की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला। निहाल की बात सुन नैना के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। रात को निहाल और नैना बाहर गार्डन में बैठे थे। निहाल नैना का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, थैंक्स नैना। नैना ने उसकी तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखा तो निहाल ने आगे कहा, तुमने सही कहा था, मेरी माँ की खुशी मेरे पापा से जुड़ी है। अगर मैं ना आता तो अपनी माँ के दुख का भागी बन जाता। आज अपनी माँ के चेहरे पर फिर से वही पहले वाली खुशी देख मुझे संतोष मिल रहा है और यह सब तुम्हारी वजह से। बस नैना, जीवन के हर मोड़ पर मुझे यूं ही संभालना। वैसे नैना, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना मम्मी को हम दोनों के रिश्ते के बारे में बता दूँ। तुम्हें नहीं पता मेरे सर पर सेहरा बंधा देखने की उनकी कितनी दिली तमन्ना है। सुनकर उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। पता है पापा मुझे इशारे में क्या कह रहे थे? निहाल नैना की तरफ देखते हुए बोला। नैना ने आंखों ही आंखों में पूछना चाहा तो निहाल चहकते हुए बोला, वो कह रहे थे कि मुझे पता है तुम दोनों दोस्त नहीं बल्कि उससे आगे पहुंच चुके हो। बहुत सुंदर जोड़ी है, जल्दी से शादी कर लो। तुम्हारा क्या ख्याल है नैना? क्यों ना चटमंगनी पट ब्याह कर डालें? घर वालों के साथ साथ ऑफिस वालों को भी सरप्राइज दिया जाए। वैसे भी मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा। निहाल नैना की तरफ शरारत से देखते हुए बोला। उसकी बात सुन नैना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वह चुपचाप आसमान में डूबते उतरते चांद को निहारे जा रही थी। उसे ऐसे चुपचाप बैठा देख निहाल को बड़ा अजीब लगा। क्या बात है नैना, देख रहा हूँ जब से तुम आई हो थोड़ा चुप चुप ही हो और मेरे इस सवाल का भी तुमने जवाब नहीं दिया। नहीं निहाल, ऐसी कोई बात नहीं, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता ना, कुछ समय चाहिए। कहते हुए नैना निहाल को परेशान सा छोड़ चुपचाप अंदर चली गई। निहाल उसे जाते काफ़ी देर तक देखता रहा। नैना का यह व्यवहार उसके लिए कुछ असामान्य सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था नैना ऐसी रूखी बातें क्यों कर रही है। तुम जा रही हो? हाँ निहाल, अंकल जी की तबीयत पहले से बेहतर है और मुझे लगता है कि तुम्हारा साथ रहा तो वह बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। कुछ दिन और रुक जाती, दोनों एक साथ ही चलते ना। निहाल, कंपनी का रूल तो तुम्हें पता है ना, यह छुट्टियां भी हमारे उस प्रोजेक्ट की सक्सेस और राघव सर के कारण एक्सटेंड हो पाई। देखो मुझे वैसे भी 2 दिन हो गए, हम दोनों को एक साथ इतनी छुट्टियां स्टाफ को खटक सकती हैं, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है, नैना ने अपनी बात समझाते हुए कहा। सुनकर निहाल ने हाँ में गर्दन हिला दी। बेटा 2 दिन में ही तुमसे एक अलग सा रिश्ता बन गया,
देखो ना, निहाल के पापा भी तुमसे मिलकर कितना खुश हैं। अगर नौकरी की बंदिश ना होती तो 2-4 दिन रुकने के लिए और कहती। लेकिन काम भी ज़रूरी है, जब भी छुट्टी मिले आ जाया करना। इसे अपना ही घर समझना बेटा, कहकर निहाल की मम्मी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। निहाल के पापा ने भी बिस्तर से लेटे लेटे ही अपने आशीर्वाद रूपी हाथ उसकी ओर बढ़ा दिए। नैना ने दोनों को प्रणाम कर विदा ली। आज नैना को गए 4 दिन हो चुके थे, लेकिन उसने एक बार भी खुद से फ़ोन नहीं किया था। पहले तो निहाल को लगा कि इतने दिनों की छुट्टी के कारण ऑफिस वर्क बहुत बढ़ गया होगा और बहुत से काम पेंडिंग पड़े होंगे, इसलिए निहाल ने खुद आगे बढ़कर उसे फ़ोन किया। लेकिन यह क्या, नैना उससे बात करने की बजाय हर बार व्यस्त कहकर फ़ोन काट देती और अब तो कई कई कॉल करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। नैना ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? यहाँ भी उसका व्यवहार कुछ अलग ही था। क्या हो गया उसे समझ नहीं आ रहा था निहाल को। वह जल्द से जल्द नैना के पास जाकर सारी बातें साफ करना चाहता था। क्या चल रहा है उसके मन में? क्यों वह उसे इग्नोर कर रही है? उसने ही तो खुद आगे बढ़कर उन दोनों के रिश्ते को स्वीकार किया था, फिर अब दूसरे ही पल वह इन सब नकारात्मक विचारों को एक तरफ झटक मन को तसल्ली देता कि हाँ, शायद वह काम में व्यस्त ही होगी और कोई बात नहीं। निहाल की मौजूदगी उसके पापा के लिए दवाई का काम कर रही थी और वह बहुत जल्दी रिकवर कर रहे थे। अब वह कुछ देर के लिए बिस्तर पर बैठने लगे थे और कुछ ठोस चीज़ें खाने भी लगे थे। सबसे बड़ी बात, उनके बिखरे शब्द फिर से जुड़ने लगे थे। निहाल को यहाँ आए लगभग 15 दिन होने को आए। पापा के स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार हो चुका था। डॉक्टर ने उनकी सारी रिपोर्ट्स देखकर खुश होते हुए कहा, चमत्कार ही है, जो काम दवा न कर सकी तुमने कर दिखाया निहाल। बस इसी तरह से वह समय से दवाई व खाने पीने का ध्यान रखें तो जल्दी ही पहले की तरह अपने पैरों पर चलने फिरने लगेंगे। हाँ, अब घबराने जैसी कोई बात नहीं। अपने पापा के स्वास्थ्य को देख अब निहाल ने वापसी का मन बना लिया था और उसने जल्दी ही मौका देखकर अपने मम्मी पापा के सामने यह बात रखी। सुनकर उसके पापा एकदम से चौंक गए और बच्चों जैसे बिलखते हुए बोले, मत जा बेटा, यहीं मेरे पास रहे, मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका तो दे। पापा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मन में आपके लिए कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन आपको पता है ना कि मेरे सपने अलग हैं, मैं खुद अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ। अभी तो मेरी पहचान बननी शुरू हुई है, मेरी उड़ान को मत रोकिए। बेटा, मुझे खुशी है तू आगे बढ़ रहा है, अपनी काबिलियत के दम पर अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन बेटा, अपने इस बूढ़े बीमार पिता की बात भी समझ। अपने स्वार्थ में मैं अंधा हो गया था, अपनी असली धन दौलत व खुशियों को छोड़कर मर्ग तृष्णा के पीछे भाग रहा था, जिसकी ईश्वर ने मुझे सजा दी। बेटा मत जाओ, मुझे पता है मेरा बेटा बहुत लायक व बहुत प्रतिभाशाली है। बेटा, यहाँ भी तो अपना छोटा सा कारोबार है, तू यहीं रहकर उसे संभाल। बीमारी के कारण मैं तो अब उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा। बस कुछ पुराने कर्मचारियों के भरोसे उसे छोड़ा हुआ है और ईश्वर की कृपा से वह सब उसे अच्छे से संभाल भी रहे हैं। लेकिन कब तक? वह सब भी मेरी तरह उम्रदराज हो चुके हैं और मैं नए कर्मचारी पर। तू समझ रहा है ना बेटा, बड़ी मेहनत से ये कारोबार खड़ा किया है मैंने। और अभी से यूं निहाल के पापा उसकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखते हुए बोले, हाँ पापा, मैं सब समझ रहा हूँ, मैं जल्द ही वापस लौट आऊँगा। लेकिन अभी मेरा जाना ज़रूरी है, आप भी समझिए प्लीज़। निहाल अपने पापा की आंखों में झांकता हुआ बोला। निहाल की परेशानी भांपते हुए उसके पापा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं सब समझ रहा हूँ, तू जा। हाँ, तेरा जाना ज़रूरी है, तू मेरी और अपनी माँ की तरफ से बेफिक्र रह। मुझे पता है मेरे बेटे से कोई ज़्यादा देर तक नाराज़ रह ही नहीं सकता। देखना, तू जल्दी आएगा अपनी खुशियों संग। कहते हुए उसके पापा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रख दिया और अगले दिन ऑफिस में पहुंचते ही निहाल सीधा नैना के केबिन में पहुंचा, जहां पहले से माही भी थी। सरप्राइज! ओहो, यहाँ तो डबल धमाका, हमारा स्वागत करने के लिए पहले से ही दो दो हसीनाएं तैयार मिलेंगी। यह तो हमने सोचा भी नहीं था। निहाल उन दोनों को देख अपने उसी शरारती अंदाज में बोला। उसे अचानक देख माही चहकते हुए बोली, वाह, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। तुम अचानक, तुम्हारे आने की कोई खबर नहीं? क्या नैना, तुम्हें पता था कि आज यह आने वाला है? तुमने तो मुझे नहीं बताया। माई उसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर निहाल की तरफ मुड़ते हुए बोली, वैसे अच्छा ही रहा जो तुमने नहीं बताया, वरना इस बुद्धू को देख इतनी खुशी कैसे मिलती। तुम्हारा तो पता नहीं निहाल, पर हमने तो बहुत मिस किया तुम्हें। तुम क्या गए, ऑफिस की रौनक ही चली गई। वैसे सुना है दोनों ने मिलकर वहाँ पर खूब अच्छे दिन बिताए हैं और बड़े बड़े फैसले भी लिए। माही दोनों को ही गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, चलो भाई, दो जवां दिल साथ रहेंगे तो फिर प्यार तो होना ही था।
वैसे अच्छा ही है मेरी इस गर्म दिमाग की सहेली को तुम जिसे ठंडे दिमाग का जीवन साथी ही चाहिए था। तुम ही इसे झेल सकते हो, क्यों सही कह रही हूँ ना? माही नैना की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली। माही की बात सुन जहाँ एक तरफ निहाल खिलखिलाकर हंस पड़ा, वहीं नैना का चेहरा भावहीन था। उसे ऐसे देख निहाल के साथ साथ माही को भी अच्छा नहीं लगा। माही बात संभालते हुए बोली, ओहो, लगता है कि हमारी सहेली हमारे सामने कुछ भी कहने से थोड़ा शर्मा रही है। चलो भाई, हम चलते हैं, वैसे भी तुम दोनों का इस समय एकांत की ज़रूरत है। क्यों सही कहा ना, कहकर माही हंसते हुए वहाँ से चली गई। कैसी हो नैना, पता है यह दिन तुम्हारे बिना कितनी मुश्किल से गुजारे हैं मैंने। एक पल ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। मैं तो जल्द से जल्द वापस आ जाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, पापा और मम्मी के कारण चाहकर भी वापस नहीं आ पाया। और तुम्हें पता है नैना, पापा ने तुम्हें साथ लेकर वापस लौट आने की शर्त पर मुझे यहाँ आने की अनुमति दी। तो मिस नैना, जल्द से जल्द अब अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो, क्योंकि तुम अब मिससे मिसेस बनने वाली हो, समझी? निहाल प्यार से नैना की आंखों में झांकते हुए बोला। निहाल, मैं कहीं नहीं जा रही और ना ही मैं यह नौकरी छोड़ूंगी। नैना रूखा सा जवाब देते हुए बोली। अरे यार, नाराज़ क्यों होती हो? मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। मैं तो बस, निहाल प्लीज़ हम बाद में बात करें। अभी मुझे एक ज़रूरी फाइल कंप्लीट करनी है। राघव सर का 2 बार रिमाइंडर आ चुका है, कहकर नैना अपने कंप्यूटर पर उंगलियां चलाने लगी। निहाल को 2 दिन हो चुके थे वापस आए, लेकिन इन 2 दिनों में जितनी बार उसने नैना से बात करनी चाहिए, नैना हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे इग्नोर करके चल देती। नैना की यह बेरुखी निहाल से सही नहीं जा रही थी। वह कितना भी अपने मन को बहलाने की कोशिश करता, लेकिन नैना अपने रूखे व्यवहार से उसे चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही थी। निहाल ने माही से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन माही भी इसमें उसकी कोई मदद न कर सकी। अब निहाल ने सोच लिया था कि वह नैना से साफ साफ इस बारे में बात करेगा। और आज छुट्टी के समय जैसे ही नैना बाहर निकली, निहाल ने अपनी बाइक उसके पास ले जाकर रोक दी। यह क्या बदतमीजी है निहाल, हटो सामने से। नैना नाराज़ होते हुए बोली। नैना, चुपचाप बाइक पर बैठ जाओ। क्यों, क्या ज़बरदस्ती है? सभी उन दोनों के चेहरे का तनाव देख एक बार मुड़कर ज़रूर देख रहे थे। अपना तमाशा बनता देख नैना चुपचाप बाइक पर बैठ गई। नैना के बैठते ही निहाल ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी और कुछ ही देर में वह शहर के एक सुंदर व शांत पार्क के सामने थे। उतरो नैना। निहाल, तुम्हें पता है ना मुझे देर हो रही है, फिर यहाँ क्यों लेकर आए? पहले तुम बाइक से उतरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नैना चुपचाप। टू बी कंटिन्यूड।